द्वारा नहीं की जानी चाहिए। यानी प्रकृति में बदलाव लाने का कार्य मनुष्य का नहीं है, वो केवल और केवल दास के समान उसके हर आदेशों की पालना करता है। फिर दूसरा, इसी के साथ-साथ मनुष्य मोम का पुतला है। मोम का पुतला यानी उसे किसी भी आकार में, किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। तो वह चीज़ है बताने की कोशिश की है कि प्रकृति इस मानव को किसी भी शेप में, किसी भी रूप में उसे ढाल सकती है, वो मोम के पुतले के समान है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति ही मनुष्य के क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। यानी प्रकृति में वह शक्ति है कि वह मनुष्य के हर क्रियाकलाप को नियंत्रित कर सकती है। क्रियाकलाप का अर्थ है, मैंने कहा पहले भी और अभी एक बार और कहता हूँ, कि वह कौन-सा कार्य करेगा। वह अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए कृषि करेगा या पशुपालन करेगा या विभिन्न प्रकार की वनस्पति को एकत्रित करेगा या शिकार करेगा। ये सभी माध्यम है, क्योंकि वो कृषि के माध्यम से अपने परिवार का जीविकोपार्जन या उसका पालन-पोषण करेगा या फिर वह शिकार करके आखेट के माध्यम से अपने परिवार क पेट को भरने की कोशिश करेगा या वह पशुपालन के माध्यम से अपने परिवार को के पेट को भरने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो क्रियाकलाप है कि व्यक्ति पशुपालन करेगा या आखेट करेगा, ये कौन तय करता है? प्रकृति। अगर प्रकृति ने उसे जंगल ही जंगल दिए हैं, तो वो कृषि कार्य नहीं कर सकता। उसे मजबूरन या फिर तो आखेट पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर उसे वनस्पति को एकत्रित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर हम बात करें कि वो भोजन जो है, वो भोजन हमेशा भोजन का उपयोग ताजा रूप में करेगा या लंबे समय तक भोजन को वो सुरक्षित भी रख सकता है। जैसे कि हम कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य के अंतर्गत हमारा जो भोजन होता है, उस भोजन का एक बड़ा हिस्सा हम पूरे साल भर के लिए रखते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हम इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। फैन चला ली किसी ने, हटा देना। ये कुछ कंट्रोल मैंने बंद नहीं किए, इसका मतलब नहीं है कि आपने फैन चला दी इसको। किसने भी किया है, ये मिटाओ फटाफट। बढ़िया, चलते हैं हम आगे। तो मनुष्य के क्रियाकलाप कौन नियंत्रित करता है? प्रकृति नियंत्रित करती है। फिर हम बढ़ते हैं कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य इस मिट्टी से बना है, इस मिट्टी ने उसे जन्म दिया है। ये प्रकृति उसकी माता के समान है, जिसने इस मनुष्य को सिंचित किया है या इस मनुष्य को कह सकते हैं कि अपने पांवों पर खड़ा किया है। एक बहुत बड़ा सा वाक्य आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसमें कुमारी संकुल ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि मनुष्य जो है, इस मनुष्य को प्रकृति ने किस प्रकार से सहारा दिया है। यानी मनुष्य को खड़ा होने के लिए जो पैर मिले हैं, तो ये जो पैर है वो प्रकृति ने खुद दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि वह मनुष्य इस भूमि पर अच्छी तरीके से हर जगह पर विचरण कर सके। मनुष्य को प्रकृति ने ही हाथ दिए हैं। तो इस प्रकार से उनकी एक किताब है, उन किताब के अंतर्गत सैंपुल ने बहुत अच्छा इसका एक वर्णन लिखा है कि किस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं या दोनों के बीच में अटूट पाया जाता है। तो सैंपुल का नाम बार बार आएगा और कुमारी सैंपुल ने जो अपना जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को हमें याद रखना है और इसका अर्थ है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ स्पेस। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। ये इनकी किताब है, भौगोलिक
पर्यावरण का प्रभाव जो आपके 1911 में पब्लिश हुई थी, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई है, 1911 की किताब है। इसके अंतर्गत उसने अपने मनुष्य के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य जो है वो कुछ है। नेक्स्ट, वही अपनी इस किताब में कहती है कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों के जो निवासी है वो बहुत बहादुर होते हैं। यूरोप के ठंडे निवासी जो प्रदेश के निवासी होते हैं काफी बहादुर होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात रोकना चाहूंगा कि अगर आप जिस प्रकार से देखें, इतिहास को भी पढ़ेंगे तो इतिहास में इस प्रकार से कई जिक्र देखने को मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि वहां के जो शासक हुआ करते थे वह इन विचारकों को या इन विभिन्न प्रकार के लेखकों को संरक्षित करते थे और उन्हें कहते थे कि आप इस प्रकार का लेखन कार्य करें जिसके अंतर्गत हमारे राज्य को या हमारे राष्ट्र को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए। तो हो सकता है कि ये वक्तव्य उसी प्रकार से है और काफी हद तक इसको हम समझ भी लेते हैं कि क्या ये बातें सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कहा है कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु अब एक विशेषता अच्छी है, दूसरी क्या लिखी है कि किंतु विचारों और तकनीकी कौशल की कमी होती है, यानी उनमें तकनीकी कौशल की बहुत भारी मात्रा में कमी पाई जाती है। यानी वो तकनीकी यानी विभिन्न प्रकार के आविष्कार करने में वो पीछे रहते हैं। वहीं एशिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा विचारशील, विचारवान, बुद्धिशाली और कुशल होते हैं, किंतु उत्साही नहीं, यानी उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। ये परिभाषा कह सकते हैं कि अरस्तु ने भी अपने विचार इसी प्रकार के अपनी पुस्तक राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार के विचार रखे। तो ये जो विचारधारा है ये कहती है कि जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र तय करता है कि वहां पर या उसकी जो शारीरिक बनावट किस प्रकार की होगी, उसके हष्ट पुष्ट उसके शरीर के अंग होंगे या वो दुबला पतला होगा, ये इस प्रकार की बातें कहता है। आगे बढ़ते हैं। जो चार्ल्स डार्विन की किताब है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है आपकी स्पीसीज जो है पुस्तक किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन की 1859 में ये पुस्तक पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि जीवों के विकास में, यानी जो भी जीव है मनुष्य है, उसके विकास और उसके पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। यानी उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो तय करता है कि उसका विकास किस प्रकार का होगा, चाहे ग्रोथ, चाहे मनुष्य की देख लीजिए, चाहे ग्रोथ किसी प्रकार के किसी वृक्ष की देख लीजिए, ये तय कौन करता है, ये वहां उसकी प्रकृति करती है। फिर बात करते हैं कि धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो कम होता गया और जैसे जैसे 20वीं सदी आई, 20वीं सदी तक ये प्रभावी रही और उसके बाद इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। अब आलोचना क्यों शुरू हुई, क्योंकि उस समय आप देखें कि पुनर्जागरण काल शुरू हो चुका था। विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि आविष्कार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाप विमोचन पत्र के बारे में, मैं इतिहास का नहीं हूँ लेकिन आपने पॉप को पढ़ा होगा, तो वहां पर पाप विमोचन पत्रों की जिस प्रकार से बिक्री होती थी कि आप इस प्रकार के पत्रों को खरीद लीजिए और जितने भी अपने पाप हैं उस पापों से छुटकारा पा दीजिए। तो ये जो विचारधारा थी ये धीरे धीरे पुनर्जागरण काल या औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि लोगों की तार्किक क्षमता जो है उस समय बढ़ने लगी थी। तो उसके बाद मनुष्य ने देखा कि मनुष्य इन आविष्कारों के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा सकता है और उसको कह सकते हैं मनुष्य शक्तिशाली बन सकता है। तो ये इस प्रकार के कह सकते हैं कि विचारधारा धीरे धीरे बढ़ती गई। मैं सैंपल का जो कह सकते हैं कि निश्चयवादी जो विचारधारा है उसने क्या लिखा है पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वह कहती है कि मनुष्य भूतल की उपज है, मनुष्य जो है इस पृथ्वी की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, तब इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है कि मनुष्य भूतल की उपज है, तो इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया। न केवल पृथ्वी ने उसे जन्म दिया है
बल्कि उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं कि तुम्हें जीवन भर किन किन कर्तव्यों का पालन करना है, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, तुम्हें किस दिशा में सोचना है, ये भी प्रकृति ने तय किया है। प्रकृति ने ही उसके समक्ष यानी उसके सामने कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत की है। कठिनाइयां किस प्रकार से प्रस्तुत की कि भारी बारिश के रूप में या ज्यादा ठंड के रूप में, चाहे भयंकर गर्मी के रूप में है, चाहे दलदल के रूप में हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हो, चाहे रेगिस्तान के रूप में, ये जो समस्या है वो प्रकृति ने उसके सामने प्रस्तुत की है, जिनसे उनके शरीर को बल मिलता है, यानी ताकि वो मजबूत हो और इस प्रकार के वातावरण में रह सके और उसकी बुद्धि को तीव्रता मिले, उसको सोचने के लिए मौका मिले कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के जो आप देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड जो देखते हैं, उस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि आप कम से कम संसाधनों में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि उसके शरीर को बल मिलता है, उसकी बुद्धि को तीव्रता मिलती है। पृथ्वी ने उसको सिंचाई की समस्याएं दी है और उसके कान में समस्या का हल भी बता दिया, यानी प्रकृति ही कहती है कि आपके सामने ये जो समस्या है वो लाने का कार्य भी प्रकृति करती है और धीरे से उसके कान में उस समस्याओं का हल भी बताती है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसकी मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर दी गई है। फिट कर रहा हूं, वह उसकी हड्डी, मांस और उसके मस्तिष्क में और आत्मा में प्रवेश कर दी गई। फिर आगे लिखते हैं कि पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को प्रकृति ने लोहे के पैर दिए ताकि वह ढालों पर आसानी से उतर चढ़ सके। समुद्र तट पर रहने वाले मनुष्य को उसने कमजोर और ढीले ढाले पैर दिए ताकि वह नाव में आसानी से बैठ सके, सिकुड़ कर बैठ सके। लेकिन इसके बदले में प्रकृति ने उसने मजबूत भुजाएं और सीने का विकास किया है ताकि वह अपनी नावों की पतवार को आसानी से चला सके। यानी आप जितने भी समुद्र किनारे जो क्षेत्र रहने वाले हैं, उन लोगों को देखेंगे तो उनके पैर बहुत कमजोर देखने को मिलेंगे। एस्किमो जो लोग हैं उनके भी पैर आपको कमजोर देखने को मिलेंगे। जब एस्किमो को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे किस प्रकार से उनके पैर कमजोर हो गए। तो इस प्रकार से उसने नावों की पतवारों को चलाने के लिए मजबूत हाथ दिए हैं। उसने नदी की घाटी के निवासी मानव को, यानी नदी घाटियों के क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले मानव को उपजाऊ मिट्टी से बांध दिया है। वह उसके विचारों, उसकी आकांक्षाओं को शांत, नीरस और कठिन कार्यों से जकड़ देती है। उसके विचारों को उसके खेत तक सीमित वातावरण तक सिकोड़ देती है। पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने या लंबे लंबे घास के मैदानों पर रहने तथा जल रहित मरुस्थलों पर रहने वाला मनुष्य अपने पशुओं के झुंड को एक चरागाह से दूसरे चरागाह और एक मरुद्यान, मरुद्यान का अर्थ होता है ओएसिस, से दूसरे मरुद्यान, मरुद्यान का अर्थ है कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ हो और उसके बीचों बीच आपको पानी देखने को मिले। तो ये जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस प्रकार से काफी एक बड़ा विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है जो ये बताता है कि किस प्रकार से जो प्रकृति है वह प्रकृति उस मानव के लिए एक देव के समान या उसके लिए कह सकते हैं कि भगवान के समान अपनी भूमिका निभाती है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, यानी इस प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और समझने के साथ साथ मैंने गूगल का फॉर्म भेजा है, शेयर मत कर दीजिएगा क्योंकि 28 विद्यार्थी थे हमारी कक्षा में और हमारे पढ़ाने के अंदाज को देखिए कि 5 जनों ने क्लास छोड़ दी। चलिए कोई बात नहीं, आप 23 जो है 23 इस फॉर्म को तो अमेजिंग होती है सर। आप 23 जो भी है तो उसको आप फिल कर दीजिए। ये वो मैंने फीडबैक का दिया ना, फीडबैक का एक पाई चार्ट बनेगा तो पाई चार्ट को मैं शेयर करूंगा और सबके साथ शेयर होगा, तो आप आराम से उसको पढ़ दीजिएगा, जो भी रेटिंग देनी है आप दे दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल है कार्य, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहा गया है इस प्रकार की रेटिंग भी लेनी है। मुझे कितना तैयार होना है या कितना अच्छा करना है तो उसके लिए मुझे ये जरूरी है। मैंने लिंक भेजा है चैट बॉक्स में, जिन्होंने नहीं देखा है चलो जैसे ही खत्म किए कोमल राणावत अब क्लास में क्यों आ रही है?
उस लिंक को भर के आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए लगभग इतना ही है। लिंक एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से इसको बंद कर पाऊँ, नहीं तो चैट बॉक्स बंद हो जाएगा आपके और लिंक पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। सबने क्लिक कर दिया? सबके हाँ फॉर्म खुल सर। गया? कोई है जिसका फॉर्म नहीं खुला? हाँ सर। फॉर्म खुल चुका है सबका? अटेंडेंस का यस फॉर्म सर। उसको फिल कर दीजिए। आज की क्लास इतना ही, 1 बजे से 3rd ईयर की क्लास होगी। मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। कोई नहीं? सर राजस्थान जियो की क्लास स्टार्ट करोगे? ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी टफ लगती है। इंटरेस्टिंग की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। जो राजस्थान का जो भूगोल है, उस राजस्थान के भूगोल को आपको पढ़ते समय थोड़ी सी कह सकता है कि मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग में ही आ जाएगा।